फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर सर्कल में। अब हम आप लास्ट वीडियो में आप पढ़ चुके हैं पुरापाषाण काल के बारे में, पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा मेसोलिथिक पीरियड और न्यूलिथिक पीरियड के बारे में। मेसोलिथिक मतलब मध्यपाषाण काल और न्यूलिथिक पीरियड मतलब यानी कि नवपाषाण काल। ठीक है, अब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, उसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है जी। तो नंबर 2 है हमारा मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड यानी कि मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे मध्यपाषाण काल के बारे में। ठीक है, इनमें जो मनुष्य ने जो औजार को आविष्कार किया था, औजारों का, तो उनको आकार तो जो थोड़ा था, छोटा था, मतलब आकार में वो छोटे थे, तो उनको हम माइक्रोलिथ कहते हैं, इंग्लिश में माइक्रोलिथ। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था एग्जाम में, पता नहीं एग्जाम किस चीज में, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है मध्यपाषाण काल में जो जिन औजारों का प्रयोग किया गया है उनको क्या कहते हैं, तो उनको माइक्रोलिथ कहते हैं। मैं आपको लिख देता हूँ ऊपर। ठीक है, नंबर 1, इसमें औजारों का आकार छोटा था। औजारों का आकार छोटा था, आकार छोटा था। मैं आपको शॉर्ट में लिख देता हूं, आप अपने हिसाब से नोट्स तैयार कर लेना। जिसको क्या कहा गया, माइक्रोलिथ कहा गया। माइक्रोलिथ इसमें कहेंगे MICRO, माइक्रोलिथ, LITH, माइक्रोलिथ कहा गया। ठीक है जी, एक पॉइंट तैयार होगा। औजारों का आकार छोटा हुआ करता था, जिनको माइक्रोलिथ कहा गया। ठीक, और इसके आगे इसका जो नंबर 2 है, सबसे इंपोर्टेंट, इसी काल में मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत की। ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, पशुपालन की शुरुआत। ठीक है बच्चों, पशुपालन की शुरुआत हुई। जो पशुपालन की शुरुआत हुई तो इसमें साक्ष्य हमको कहाँ से मिले, कहाँ से पता चली हमको कि पशुपालन हमारे जो है, जो मध्यपाषाण काल में मतलब कृषि हुआ, मतलब कि पशुपालन हुआ करता था, मतलब कि जो मनुष्य थे वो पशु पालते थे। ठीक, तो जो इसके साक्ष्य मिले, नंबर 1 तो है आदमगढ़, एक तो है आदमगढ़, और जो दूसरा है वो है बागौर। ठीक है बच्चों, जो ये आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में। ठीक है जी, ये आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। एक है आजमगढ़ यूपी में। यहाँ पर बच्चे दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। आदमगढ़, ये आदमगढ़ है, आजमगढ़ यूपी में, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। और जो बागौर है ये है हमारे राजस्थान राज्य में। तो ये जो दो हैं, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। जो ये पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई। पशुपालन की जो शुरुआत है वो किस काल में हुई, तो आप क्या कहेंगे, मध्यपाषाण काल में, मेसोलिथिक पीरियड में। ठीक, अब पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हमको, एविडेंस मिले। एक तो आदमगढ़ है जो कि मध्य प्रदेश में है, और दूसरा है बागौर जो कि राजस्थान में है। अब इसमें हम तीसरा पॉइंट पढ़ाएंगे आपको। अब जो आपने पढ़ाऊंगा जो तीसरा पॉइंट, वो भी काफी इंपोर्टेंट है। इसमें नंबर 3 जो इंपोर्टेंट है, स्टार मान लो इस पे, मानव कंकाल के जो साक्ष्य मिले, के साक्ष्य, जो मानव कंकाल के जो साक्ष्य हैं वो भी कहां से मिले हैं हमको, मध्यपाषाण काल से। अब मैं वो जगह बताऊंगा जहां से हमको मानव कंकाल के बारे में जानकारी मिली। ठीक, इसमें है नंबर 1 सरायनार। नंबर 1 होगा सरायनार, जहां से हमें मानव कंकाल के बारे में पता चली है। ठीक, दूसरा होगा हमारा मेहदहा।
ये जो दोनों जो स्थान हैं सरायनार और मेहदहा, ये दोनों हैं यूपी के प्रतापगढ़ में। मैं लिख के देता हूँ, ये दोनों जगह हैं, ये हैं प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, जो प्रतापगढ़ है ये कहाँ पर है? यूपी में। तो ये भी इम्पोर्टेंट बनेगा काफी कि मानव कंकाल के जो हमें साक्ष्य हैं कहाँ से मिले। एक तो है गया आपको आदमगढ़, सरायनार, और दूसरा हो गया मेदहा। ये दोनों जो स्थान जगह हैं ये कहाँ पर हैं, क्या ये करें इसको, ये हैं प्रतापगढ़ यूपी में। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। मध्य पाषाण काल में सिर्फ इतना ही था और इससे ज्यादा नहीं है। अब मैं आपको मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, आप उससे नोट कर लेना, काफी अच्छे पॉइंट दिए। अब मैं आपको तीसरा पीरियड बताऊंगा, तीसरा काल बताऊंगा इसमें नवपाषाण काल। ठीक है, न्यूलिथिक पीरियड। न्यूलिथिक नवपाषाण काल। ठीक है बच्चों, तो तीसरा ये है नवपाषाण काल। ठीक, इसमें सबसे पहले पॉइंट है जो बहुत पूछा जाता है, सबसे पहला पॉइंट है जो कि जो नवपाषाण काल है इसका साक्ष्य हमको कहाँ मिला और कब मिला, कौन सी ईस्वी मिला, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कहाँ से मिला। ठीक है, इसका जो सर्वप्रथम साक्ष्य यानी जानकारी हमको कहाँ से मिली, ये मिली हमको 1860 में। और मिली कहाँ से है, टोंस नदी घाटी से। टोंस नदी घाटी से। अब आप देख सकते हो कि जो आप क्वेश्चन का लेवल है वो कहाँ तक कवर हो रहा है। अब देख सकते हो आप क्वेश्चन को जो पॉइंट्स है वो काफी अच्छे पॉइंट्स हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो ये भी पॉइंट काफी अच्छा है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है नवपाषाण काल में, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नंबर 2, सबसे इंपोर्टेंट है ये भी। मनुष्य ने इसी काल में कृषि खेती की, मनुष्य ने इसी काल में कृषि खेती की। तो मैं आपको शॉर्ट में लिख देता हूँ, कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, कृषि करने के साक्ष्य मिलते हैं, करने के साक्ष्य। ठीक है जी, जो कृषि करने के साक्ष्य हैं वो हमको कहाँ से मिलते हैं, नवपाषाण काल से मिलते हैं। ये भी काफी इंपोर्टेंट है, मैंने स्टार मार्क कर दिया और इस पर भी स्टार मार्क कर देता हूँ। ठीक, जो है कृषि करने के साक्ष्य अब ये मिले कहाँ से, हमको मिलेगी मेहरगढ़। मेहरगढ़ जगह है, मेहरगढ़, ये है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान कहाँ पे है, पाकिस्तान में। पहले भारत का हिस्सा को करते थे, पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है। अब ये पाकिस्तान में। तो हमको जो है वहां से मिले हमको कृषि करने के साक्ष्य, सबसे सर्वप्रथम कृषि करने के, सर्वप्रथम लिख दीजिए यहाँ पर, सर्वप्रथम। ठीक, सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिले हमको मिले मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पर है, बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ है आधुनिक समय में, पाकिस्तान। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हो गए आपके। अब मैं आपको तीसरा पॉइंट बताऊंगा, वो काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। जो ये कृषि थी वो कृषि मुख्यतः किस किस की पाई गई, मुख्यतः कृषि किस किस की हुई, जिसके साक्ष्य मिले थे, मुख्यतः जो साक्ष्य मिले, मुख्यतः साक्ष्य मिले कृषि में, साक्ष्य मिले, एक तो मिले जौ के, दूसरे मिले गेहूं के, और तीसरे मिले हमारे चावल के। तो ये मुख्यतः जो कृषि की जो हमें साक्ष्य मिले थे, तो हमें 3 फसलें मिली, जौ, गेहूं और चावल। ठीक, और मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ, ये दूसरे पॉइंट में लिख लेना, इसको दूसरे पॉइंट में नोट कर लेना। ठीक है, और तीसरा पॉइंट बताता हूँ। इसी में ही सबसे पहले मानव अस्थियां
वहां पर मैंने आपको बताया था मध्यपाषाण काल में, उसमें जो मैंने बताया था आपको मध्यपाषाण काल में मानव कंकाल के बारे में बताया था। अब यहाँ पर मानव अस्थियां वो पूछी गई हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है दोनों क्वेश्चनों में, थोड़ा ध्यान रख के, ठीक है। मानव अस्थियां की जानकारी सर्वप्रथम हमको यहाँ से मिली है, नवपाषाण काल से। मानव अस्थियां, अस्थियों के साक्ष्य इसी काल से मिलते हैं, ठीक है बच्चों, दोनों में कंफ्यूजन हो जाना। मानव कंकाल के हमको मध्यपाषाण काल में मिले थे, ठीक, और जो मानव अस्थियां हैं ये हमको नवपाषाण काल में मिले। जो इनके साक्ष्य मिले वो स्थान कहाँ था? नंबर 1 बुर्ज होम, एक है बुर्ज होम, ठीक, एक स्थान हो गया बुर्ज होम। दूसरा स्थान गुफ कराल, गुफ कराल, जो दूसरा स्थान है इसका है गुफ कराल, ठीक है बच्चों। मानव अस्थियों के साक्ष्य बुर्ज होम और गुफ कराल, ये दोनों जगह कहां पर है? ये हैं जम्मू कश्मीर, ठीक है जी। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक। मानव अस्थियों के साक्ष्य हमको किस काल में मिले? आप बता सकते हो, नवपाषाण काल में मिले। और कहां से मिले? स्थानीय पूछ सकता है, तो एक तो है बुर्ज होम और दूसरा है गुफ कराल, ठीक। बुर्ज होम में एक और इम्पोर्टेंट चीज मिली, उसको भी डिस्कस करते हैं, पहले इसको देख लीजिए। और ये जो दोनों स्थान कहां पर हैं? ये दोनों स्थान है जम्मू कश्मीर में। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है बच्चों, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। अब देखो, और ये जो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में, यहीं से ही जब मानव जब मानव को यहाँ पर दफनाया गया, कुछ को जलाया गया, कुछ को दफनाया गया, तो जो मानव दफने गए उनसे जब ये इकट्ठा कर रहे थे वहां पर, तो जो इकट्ठा करते में जो मानव की कब्रों से कुत्ते के भी निशान मिले, कुत्ते की हड्डियां पाई, कुत्ते के निशान मिले। तो इसी चीज से इतिहासकारों ने अनुभव किया, अनुमान लगाया कि शायद कि मनुष्य का जो प्रथम पालतू जानवर है वो कुत्ता ही रहा होगा। ऐसे वैसे नहीं आप एक पॉइंट में रट लेते हो कि जो कि मनुष्य का सबसे प्रथम जानवर कौन सा था, प्रथम पालतू जानवर, तो कुत्ता था। लेकिन आपको पता चला, आपको पता कहां से चला, कैसे चला, इतिहासकारों ने, विद्वानों कैसे पता किया होगा? तो ऐसे पता किया कि बुर्ज होम में जो मानव जो कब्र थी, मानव जो कब्र थी, वहीं उसी कब्र में मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था। तो जब भी हमारे इतिहासकारों ने, विद्वानों ने नोट की पॉइंट किया कि शायद है कि मनुष्य का सबसे प्रथम पालतू जानवर है वो कुत्ता होगा। तो ये पॉइंट्स को लिख लेना। बुर्ज होम में ही कुछ मानव की कब्रों के साथ कुत्ते के दफन होने के भी साक्ष्य मिले हैं, कुत्ते के दफन होने के साक्ष्य मिले हैं, होने के साक्ष्य मिले। तभी से हमारे जो विद्वान लोग हैं, हमारे जो इतिहासकार हैं, उन्होंने कुत्ते को ही सर्वप्रथम पालतू जानवर माना है। यहीं से पता चला हमें सर्वप्रथम जो हमारा सर्वप्रथम पालतू जानवर कौन माना? हमारा सर्वप्रथम पालतू जानवर माना हमारा कुत्ता, ठीक है जी। आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, कुत्ते वाला पॉइंट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुत्ते को किस काल में मिला? नवपाषाण काल में मिला। और सर्वप्रथम पालतू जानवर कौन सा था? कुत्ता था, ठीक। पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा, और मैं आपको बताऊंगा और इसके बारे में। ये काफी इंपोर्टेंट है नवपाषाण काल, इसमें हर एक पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है, अपने आप में अलग महत्व रखता है। तो ये काफी इंपोर्टेंट है, मैं आपको स्टार मार्क कर देता हूँ, काफी इंपोर्टेंट है, ठीक। इसमें अब आपसे पूछेंगे कि प्रचुर मात्रा में हड्डियां कहां से प्राप्त हुई भारत में? तो मैं लिखता हूं, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रचुर मात्रा में हड्डियां, प्रचुर मात्रा में हड्डियां या अस्थियां, ठीक है जी, कहां से प्राप्त हुई उनको?
ये प्राप्त हुए हमको चिरांद। चिरांद एक जगह है, चिरांद से, चिरांद से, ठीक। तो आप कहेंगे सर चिरांद कहाँ पर है? चिरांद, ठीक। प्रचुर मात्रा में हड्डी और अस्थियां प्राप्त हुई यहाँ से। जो चिरांद है ये कहाँ पर है? ये है बिहार में, ठीक है जी। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा जो है चिरांद से मिलती है, जो चिरांद है वो कहाँ पर है? बिहार में। प्रचुर मात्रा में हड्डी और अस्थियां, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और जो एक और क्वेश्चन है वो भी काफी इंपोर्टेंट है कि जो हमने जो खेती की थी चावल, उसके प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले? उसके प्रथम साक्ष्य, उसके प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो मैं अब लिख देता हूँ। चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य, सर्वप्रथम साक्ष्य, एविडेंस, एविडेंस, ये जो है कहाँ से मिले? काफी इंपोर्टेंट है। ये मिले हमको कोल्डी हवा से। कहाँ से मिले हमको? कोल्डी हवा, कोल्डी हवा। आपने शायद ही ये नाम पहली बार सुना होगा, कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहाँ पर है? कोल्डी हवा है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में एक जगह है कोल्डी हवा, इलाहाबाद। और जो हमारा इलाहाबाद है ये आप सभी को पता होगा, ये कहाँ पर है? यूपी में है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका कहाँ पर तैयार हो गया कि चावल की सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, एविडेंस कहाँ से प्राप्त हुए? कोल्डी हवा, इलाहाबाद, यूपी से, ठीक है। एक और पॉइंट क्लियर हो गया। और बताता हूँ मैं इसी में अभी। अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नवपाषाण काल में दक्षिण भारत का, दक्षिणी भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा था? दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्थल, सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा था? तो जो है इसका जो आंसर है वो क्या है? इसका जो आंसर है वो है बलौरी, बलौरी, ठीक है जी, बलौरी। जो दक्षिण भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वो है बलौरी। बलौरी कहाँ है? दक्षिण भारत का जो शायद दक्षिण में होगा, ये तो कन्फर्म है। तो दक्षिण में कहाँ पर है? ये है कर्नाटक में, कर्नाटक में, कर्नाटक में, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत का नवपाषाण काल में दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा माना जाता था? तो माना जाता था बलौरी। इसका नवपाषाण काल का एक एक पॉइंट इंपोर्टेंट है, आप आराम से पॉइंट्स को लिखिए, नोट्स करिए और देख लीजिएगा। एग्जाम में कहीं ना कहीं एग्जाम में ये पूछे गए हैं, वैसे ही नहीं करा रहा मैंने, किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं, ठीक। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ये तो बहुत ही आसान हो गया, जो ये पॉइंट है ये बहुत ही आसान हो गया। ये तो आपको छठी सातवीं में 8वीं 9वीं क्लास में आप पढ़ते आ रहे होगे। आपको मुझको लगता है कि 100 में से 99 बच्चों को ये आपको पता होगा कि इसी काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार हुआ, ठीक। ये तो काफी लंबे समय से आप पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक। ये हो गया, ठीक है जी, नवपाषाण काल। अब जब मैंने आपको बताया था कि नवपाषाण काल और ताम्रयुग दोनों एक साथ चलते थे, ये इसका जो टाइम पीरियड था बताया था मैंने, वो क्या 4000 BC से 2500 BC तक था। और जो ताम्रयुग का बताया था मैंने वो 3000 BC से लेकर 2500 BC तक बताया था। तो इसी के नवपाषाण के बिल्कुल अंत में, नवपाषाण के अंत में
अंत में तांबे की खोज हुई, तांबे की खोज कर डाली। तो तांबे की जब खोज हुई उस पीरियड को, उसी पीरियड को ताम्रयुग कहा गया। और वैसे खासतौर से बता दूं मैं, ताम्रयुग है, ताम्रयुग कार्य जो उसमें कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है, बस ये है कि तांबे की खोज हुई इसीलिए ताम्रयुग कहा गया उस युग को ताम्रयुग। और ताम्रयुग का जो पीरियड है वो इतना रहा 3000 BC से लेके 2500 BC। ठीक, तो अब मैंने आपको यहाँ तक आज प्रागैतिहासिक काल है जो उसके बारे में आज मैंने आपको पूरा डिटेल्स बता दिया है। एक एक जो पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे गए हैं मैंने आपको एक एक क्वेश्चन बताया है, एक एक क्वेश्चन। और आप देख भी सकते हो कि आप किस लेवल के क्वेश्चन है, हल्के पतले क्वेश्चन नहीं है। हर SSC CGL मेंस वहाँ और किसी यूपी में पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन का जो लेवल है वो काफ़ी हाई लेवल है। अब जो मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में जो मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोटो जो है प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड के बारे में बताऊंगा। ठीक, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, आप इसको नोट्स कर लेना आराम से बैठ के नोट्स तैयार कर लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मैं वैसे ही नहीं कह रहा। आप ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, आगे भी जल्दी में आप जेल वालों का दे रहे हो या किसी भी चीज़ का दे रहे हो। आजकल GS का कोई भी और छोड़ नहीं है। आप यूपी पुलिस का पेपर दे लो या फिर यूपी जो भी है लोअर PCS है, यूपी PCS जो उसका भी पेपर दोगे, क्वेश्चन का लेवल एकदम सेम है, थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है। अभी यूपी पुलिस के पेपर में कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो यूपी PCS में पूछा गया था। तो आप देख सकते हो कि जो लेवल है GS का कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, कहीं भी खत्म हो सकता है। तो आप कुछ भी एग्जामिन नहीं कर सकते कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो फिर भी मैं आपको जो लेवल है वो आपको ठीक ठाक लेके चल रहा हूँ। वन डे एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं दूंगा। बस आप हमारे साथ लगातार बने रहें, शेयर और सब्सक्राइब कराते रहें हमारे चैनल को, और अपने जो यार दोस्त हैं उन्हें बताते रहें हमारे चैनल के बारे में। और अभी तो शुरुआत है, आपको और अच्छा लेवल कराने की कोशिश करेंगे हम, जितना हो सकेगा। हमारी जो टीम है इस पर कार्य कर रही है। और मैं आपको जो मैंने आपको जो पढ़ाया है इसकी जो PDF है, मैं आपको टेलीग्राम जो चैनल है हमारा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है वीडियो के में, आप उसे जाकर चेक कीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उससे जुड़ जाओगे और उसी पर मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ उसके आपको PDF नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे वहाँ पर। आप वहाँ पर ज्वाइन कीजिए और उस पर, और आपको यदि हमसे कोई बात है, कोई क्वेरी है, कोई बात करनी है, तो आप हमारा इंस्टाग्राम पेज है वो भी कैरियर सर्कल के नाम से है, तो आप उस पर फॉलो कीजिए हमें, और जो भी क्वेरी है वहाँ पर हमसे पूछ लीजिए। ठीक है जी। अब मैं आपको बता देता हूँ जो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ाऊंगा वो किस चीज़ में बनाऊंगा। ठीक, आज प्री हिस्ट्री पीरियड हो गया आपका कंप्लीट, यहाँ से अब कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, बिल्कुल ही परेशान मत होइएगा। तो जो मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो है मैं उसमें जो है मैं आपको प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड के बारे में बताऊंगा। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है बच्चों, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड मतलब आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। जो इसका जो टाइम पीरियड है मैं आपको बता चुका हूँ, 2500 BC से लेकर 600 BC तक रहा। यहीं पर हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, इसी में सिंधु घाटी सभ्यता, लोथल, कालीबंगा, जो ये भी है जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे उसके बारे में आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। और जो दूसरा है इसको पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। ठीक है बच्चों, इसका जो टाइम पीरियड है 2500 BC से लेकर 1750 BC तक, 1750 BC तक। ठीक है, आपको कोई समझ ना आ रहा हो तो मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरी आवाज को समझिए और लिख लीजिए यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो। ठीक, तो यहाँ पर ऋग्वैदिक काल है, ये माना जाता है 1500 BC से लेकर 600 BC। ठीक है, इसमें भी दो हैं, एक तो है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल। ठीक है, तो मैं इसके बारे में अब आपको नेक्स्ट वीडियो है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा बिल्कुल इसी पर आएगा, प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड पर
उसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। और लगभग इसकी जो क्लास है लगभग 2.5-3 घंटे की क्लास होगी, सिर्फ इस पर ही, सिंधु घाटी सभ्यता पर ही 2.5-3 घंटे बोलूंगा। एक एक पॉइंट्स को आराम से आपको लिखवाऊंगा और नोट्स भी तैयार करवाऊंगा अच्छे से, जो आपको पता पड़े कि कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, और विद रीजन ही बताऊंगा। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य सभ्यता क्यों कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, इसका भी मैं रीजन बताऊंगा आपको। और ऋग्वैदिक काल के बारे में बताऊंगा, 2.5-3 घंटे इस पे बताऊंगा, फिर इस पे बताऊंगा। तो जो ये पेरियोडिक पीरियड है ये काफी इंपोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे कंपटीशन की लाइन में आ चुके हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों को बताएं, यार दोस्तों को बताएं, जिससे कि हमें और ज्यादा मेहनत कर सकें आपके साथ। लेकिन हम मेहनत अपनी पूरी कर रहे हैं, अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी जो आप काफी वीडियो हैं, जो 5-6 वीडियो अपलोड की हुई हैं रिसेंटली हमने, तो उन पर भी काफी अच्छा आप प्रोसेस दे रहे हो। हम यही चाहते हैं कि आप हमारे साथ लगातार ऐसे ही बने रहें और सपोर्ट करते रहें हमें। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इससे आगे की बात अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।